वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉर्सेट 2024 का जो मेमोरी बेस्ड पेपर था प्रीलिम्स का, उसे सॉल्व करने वाले हैं। आज की सीरीज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। हमारा कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो नॉर्मल कितना होता है? ऑप्शन ए 30:2, ऑप्शन बी 15:2, ऑप्शन 3 है हमारा 2:30, ऑप्शन डी है हमारा 15:1। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 30:2। अगर हम बात करते हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा जो नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो रिकमेंडेड किया गया था वो है हमारा 30:2। मतलब कि 30 हमें चेस्ट कंप्रेशन होने चाहिए और 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग होनी चाहिए। और यह जो रेशियो है हमारा वो एडल्ट पेशेंट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। By using a cardiotocogram, the given fetal heart rate to uterine contraction relation shows the FHR gradually decrease and returns to baseline, but the nadir of the deceleration occurs after the peak of each uterine contraction. ऑप्शंस दिए गए हमें। ऑप्शन ए अर्ली डिसेलरेशन, ऑप्शन बी लेट डिसेलरेशन, ऑप्शन सी है हमारा वेरिएबल डिसेलरेशन, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि लेट डिसेलरेशन। हमें यहाँ पर जिस तरह की कंडीशन दी गई है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर लेट डिसेलरेशन को, और लेट डिसेलरेशन किस वजह से होता है? यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नेसोफेरेंजियल एयरवे इज। नेसोफेरेंजियल एयरवे जो होता है उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? ऑप्शन ए स्कल बेस फ्रैक्चर, ऑप्शन बी सीडेटेड पेशेंट, ऑप्शन सी अनकॉन्शियस, ऑप्शन डी ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि स्कल बेस फ्रैक्चर। अगर किसी पेशेंट का स्कल बेस फ्रैक्चर है और हम नेसोफेरेंजियल एयरवे अप्लाई करेंगे तो ब्रेन को फर्दर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए स्कल बेस फ्रैक्चर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है नेसोफेरेंजियल केस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। हाई फ्लो वेंटिलेशन अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो उसका क्या कॉम्प्लिकेशन होता है? ऑप्शन ई एस्पिरेशन, ऑप्शन बी न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन सी डायफ्रैगमेटिक हर्निया, ऑप्शन डी सीओपीडी। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि न्यूमोथोरेक्स। हाई फ्लो या फिर हम हाई प्रेशर वेंटिलेशन से क्या होता है? बेरोट्रोमा हो सकता है, इसीलिए न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द FiO2 रेट इन द गिवन वेंचुरी मास्क। हमें यहाँ पर जो वेंचुरी मास्क दिया गया है उसका FiO2 रेट कितना होगा? आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं। हमारा जो वेंचुरी मास्क है उसका एडाप्टर का कलर है रेड कलर, तो रेड कलर का जो रहता है हमारा FiO2 कितना रहेगा वो बताना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 40%, बी है 31%, सी है 60% और डी है 28%। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 40%। जैसा कि आपने इमेज के अंदर भी दिखा है कि हमारा रेड कलर का यहाँ पर वेंचुरी मास्क है, तो रेड कलर जो होता है वो FiO2 40% डिलीवर करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए पेशेंट इज हैविंग कैल्शियम लेवल ऑफ 7 mg/dl, आइडेंटिफाई ECG चेंजेस सीन इन दिस पेशेंट। एक पेशेंट है जिसका कैल्शियम लेवल जो है वो 7 mg/dl है। हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना चेंजेस इस पेशेंट के अंदर क्या होंगे? ऑप्शन ई टी वेव इन्वर्जन, ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल, ऑप्शन सी प्रोमिनेंट टी वेव, ऑप्शन डी पीक यू वेव। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। अगर हम कैल्शियम लेवल की नॉर्मल रेंज की बात करें तो वो 8.5 to 10.5 mg/dl होता है। क्वेश्चन में हमको जो कैल्शियम का लेवल दिया गया वो है 7 mg/dl, जो कि हाइपोकैल्शियमिया की रेंज के अंदर आएगा। और जब भी हाइपोकैल्शियमिया होता है तो वहां पर जो हमारा QT इंटरवल होता है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी सीन इन दिस पेशेंट। हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, उसमें हमें एबनॉर्मलिटी कौन सी होगी वो बतानी है। pH दिया गया है 7.25, PCO2 दिया गया है 40, HCO3 दिया गया है 22, Na यानी कि सोडियम है 150 और क्लोराइड है हमारा 100। तो यहाँ पर कौन सी एबनॉर्मलिटी होगी? ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन सी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अगर हम बात करते हैं यहाँ राइट आंसर की तो वो रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। आप यहाँ पर pH देखेंगे, यह दिया गया है 7.25 जो कि नॉर्मल ही रहता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। PCO2 की अगर हम बात करते हैं तो 40 दिया गया है जो कि नॉर्मल रेंज में, क्योंकि नॉर्मल रहता है 35 से लेकर 45 के बीच में। HCO3 हमें यहाँ पर 22 दिया गया है जो कि हमारा नॉर्मल रेंज जो होती है उससे थोड़ा सा लोअर साइड में है, तो हमें यहाँ पर यह कंडीशन जो है वो मेटाबॉलिक साइड में इंडिकेट कर रही है।
पीएच से हमें पता चल गया कि एसिडोसिस है। PCO2 का कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी कंडीशन नहीं है, और HCO3 लोअर साइड है यानी कि मेटाबॉलिक साइड में रहेगा, तो इसीलिए हम राइट आंसर कंसिडर करेंगे ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। अगर हम सक्शनिंग कर रहे हैं और पेशेंट हमें कंप्लेन कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में, तो हमारा सबसे फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या रहना चाहिए? ऑप्शन ए, इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर। ऑप्शन बी, सक्शन रैपिडली इन 5 सेकंड एंड रिमूव द कैथेटर। ऑप्शन सी, कॉल सीनियर नर्स। ऑप्शन डी, कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर। अगर हम किसी पेशेंट में सक्शनिंग कर रहे हैं और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, तो हमारा फर्स्ट और इमीडिएट नर्सिंग एक्शन रहेगा कि हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी स्टेटस का स्टेबलाइज करें, इसीलिए हमें सक्शन कैथेटर को तुरंत रिमूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया का अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा है? ऑप्शन ए, फटीग। ऑप्शन बी, एटेक्सिया। ऑप्शन सी, थ्रस्ट। ऑप्शन डी, वीकनेस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, फटीग। हाइपोनेट्रेमिया के केस में फटीग जो होता है वो एक अर्लीस्ट और मोस्ट नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्शियमिया इज। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि हाइपोकैल्शियमिया जो होता है उसका अर्लीस्ट साइन क्या है? ऑप्शन ए, ट्विचिंग। ऑप्शन बी, नेगेटिव ड्रास्टिक साइन। ऑप्शन सी, वीकनेस। ऑप्शन डी, एक्सैजरेटेड DTRS। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, ट्विचिंग। फेशियल मसल ट्विचिंग एक अर्ली न्यूरोलॉजिकल साइन होता है हाइपोकैल्शियमिया का। ट्विचिंग इंडिकेट करता है हमें यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पेशेंट हिज वाइटल्स BP 120/66, पल्स 88, SpO2 99, RR 23। दिस पेशेंट शुड बी क्लासिफाइड इन विच ट्रायज। ट्रायज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, हमें यहाँ पर पेशेंट के वाइटल्स दिए गए, इस अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम इसी कौन से कलर कोड के अंदर रखेंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारा रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी ब्लैक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ग्रीन। BP, पल्स और SpO2 जो हमें यहाँ पर दिया गया वो विद इन नॉर्मल रेंज दिया गया, लेकिन जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो स्लाइटली हायर है। अगर हम RR के नॉर्मल रेट की बात करते हैं तो वो हमें 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 23 दिया गया जो कि स्लाइटली हायर साइड जाता है, इसलिए हम इस पेशेंट को ग्रीन कलर कोड के अंदर क्लासिफाइड करेंगे। ग्रीन कलर कोड की बात करें तो इसके अंदर माइनर इंजरीज और नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो होती है उसे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, BP 140/90 mm of Hg, RR 28 per minute, पेन स्केल 5, विच फैक्टर यू विल प्राइमरली मैनेज इन दिस पेशेंट। हमें यहाँ पर पेशेंट के सिम्टम्स दिए गए, टेम्परेचर का रेंज दिया गया, BP, RR यह सब दिया गया है, हमें यहाँ पर प्राइमरली किस चीज को मैनेज करेंगे यह पूछा गया है। ऑप्शन ए, टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, BP 140/90 mm of Hg, RR 30 per minute, और ऑप्शन डी है हमारा पेन स्केल 5। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो हमारा टेम्परेचर है वो इंडिकेट कर रहा है हाई फीवर को, और हाई फीवर की वजह से फेब्राइल सीजर, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसीलिए हाई फीवर को मैनेज करना हमारा यहाँ पर प्राइमरी कंसर्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, पेशेंट हैज टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, HR दिया गया 110 पर मिनट, RR 23 पर मिनट, BP 132/60 mm Hg। विच फैक्टर यू विल प्राइमरली मैनेज इन दिस पेशेंट। यहाँ पर भी हमें पेशेंट की अलग अलग रेंजेस दी गई है वाइटल साइन की, उसमें से हमें कौन सी सबसे फर्स्ट मैनेज करेंगे। ऑप्शन ए, टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, HR 110 पर मिनट, RR 23 पर मिनट, BP 132/60 mm Hg। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की, तो दोनों ही कुछ सिमिलर है। यहाँ पर भी हमें प्राइमरली जो मैनेज करना होगा वो रहेगा हमारा टेम्परेचर, क्योंकि यह हाई फीवर की तरफ इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू ABC विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन। अकॉर्डिंग टू ABC निम्न में से कौन सी ऐसी चीज है जो कि डिस्क्राइब कर रही है इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन को। ऑप्शन ए, हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी, डिमिनिश्ड पल्स, ऑप्शन सी, टैकिपनिया, ऑप्शन डी, CRT लेस देन 3 सेकेंड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डिमिनिश्ड पल्स। हमें यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए उसमें से हाइपोटेंशन और डिमिनिश्ड पल्स डायरेक्ट इंडिकेटर हैं हमारे इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन के।
अगर इसमें से हमें किसी एक को चूज करना होगा तो हम डिमिनिश्ड पल्स को चूज करेंगे, क्योंकि डिमिनिश्ड पल्स इज मोर ब्रॉडली इंडिकेटिव ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेटरी फेल्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग आईवी एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉजेज एक्स्ट्रावास्टेशन एंड डैमेज टू साइट। जब हम आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हैं मेडिसिन को, निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग रहेगी जिसकी वजह से एक्स्ट्रावास्टेशन या फिर डैमेज होगा साइट पर। ऑप्शन ए डायजेपाम, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी फेनिटोइन, ऑप्शन डी रेनिटिडिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फेनिटोइन। अगर हम फेनिटोइन को आईवी एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ रहते हैं कि अगर यह लीक हो गया तो टिश्यू डैमेज या फिर एक्स्ट्रावास्टेशन हो सकता है, इसीलिए फेनिटोइन को स्लोली और डाइल्यूट करके हमेशा एडमिनिस्टर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा हमारा द ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विथ। जो हमारा ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर होता है उसके हम किसके द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए वैनिपंक्चर, ऑप्शन बी एंजियोग्राफी, ऑप्शन सी ब्लड कल्चर, ऑप्शन डी बोन मैरो एस्पिरेशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए वैनिपंक्चर। ट्रांस इल्यूमिनेशन एक प्रोसीजर है जिसमें लाइट सोर्स बॉडी टिश्यू से पास होता है और उस स्पेसिफिक एरिया को इल्यूमिनेट करता है, जिसमें एबनॉर्मलिटीज को भी हम एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इन ए 3-year चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड दैट कैन बी गिवन टू दिस चाइल्ड। हमारे पास यहाँ पर 3-year ओल्ड चाइल्ड है, अगर हमें इसे कॉम्प्लीमेंट्री फीड देना होगा तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ई मेश्ड बनानास, ऑप्शन बी दाल राइस, ऑप्शन सी फ्रूट जूस, ऑप्शन डी बॉइल्ड सॉफ्ट कैरेट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी दाल राइस। 3-year ओल्ड चाइल्ड की अगर हम बात करें तो बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना होता है जिसके अंदर वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट हो, जिससे कि इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए हम दिए गए ऑप्शन में से दाल राइस को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड के तौर पर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ए चाइल्ड इज ऑन सीपेप एंड इज हेमोडायनामिकली स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग दिस चाइल्ड। हमें यहाँ पर एक चाइल्ड दिया गया जो कि सीपेप पर है और हेमोडायनामिकली स्टेबल है, तो यहाँ पर हमारा इस चाइल्ड को फीडिंग करने का बेस्ट मेथड क्या रहेगा। ऑप्शन ए ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग, ऑप्शन सी कप फीडिंग, ऑप्शन डी आईवी फ्लूइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि चाइल्ड इज ऑन सीपेप, तो हमें कोई ऐसा फीडिंग मेथड चूज करना होगा जिससे हमारी सीपेप थेरेपी इंटरफेयर ना हो और नेसेसरी न्यूट्रिशन भी रिसीव कर सके वो चाइल्ड, इसीलिए हम यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग को चूज करेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इन ए 4.5 mm ET ट्यूब व्हाट साइज ऑफ सक्शन कैथेटर इज यूज्ड। हमें यहाँ पर ET ट्यूब का साइज दिया गया है 4.5 mm, तो हम यहाँ पर कौन सा सक्शन कैथेटर यूज में लेंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारा 10 फ्रेंच, ऑप्शन बी 12 फ्रेंच, ऑप्शन सी 15 फ्रेंच, ऑप्शन डी 18 फ्रेंच। यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला यूज करना है, 4.5 का आपको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ में, लेकिन यह 4.5 हमारा mm के अंदर वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 फ्रेंच। 9 फ्रेंच तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए 10 फ्रेंच को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। WHO declared COVID-19 a public health emergency on। COVID-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था। ऑप्शन ए 13 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 13 जनवरी 2020, ऑप्शन सी 31 जनवरी 2020, ऑप्शन डी 20 जनवरी 2020। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। द नॉर्मल इंटरवल ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका नॉर्मल इंटरवल कितना होता है। ऑप्शन ए 0.08 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.12 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.16 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.4 सेकेंड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 0.08 सेकेंड। ECG की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो 0.06 से लेकर 0.10 सेकेंड के बीच में होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए को राइट कंसीडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। द फ्लो रेट ऑफ ए ड्रग इज शॉन इज 50 ml इन 15 मिनट। द करेक्ट फ्लो रेट ऑफ दिस ड्रग इज। हमें यहाँ पर फ्लो रेट निकालनी है कि 50 ml हमें 15 मिनट में देना है, तो करेक्ट फ्लो रेट इस ड्रग का कितना रहेगा। ऑप्शन ए 150 ml पर आवर, ऑप्शन बी 50 ml पर आवर, ऑप्शन सी 200 ml पर आवर, ऑप्शन डी 100 ml पर आवर। अगर हम फ्लो रेट को निकालेंगे यहाँ पर, तो अगर हमें 50 ml चाहिए 15
मिनट के 50 ml हम डिलीवर कर रहे हैं 15 मिनट में, इसे डिवाइड करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ में, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर 200 ml पर ओवर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर ए पेशेंट द डिजायर्ड डोज ऑफ ए ड्रग इज 200 mg बीडी। एक पेशेंट के लिए डिजायर्ड डोज जो है ड्रग का वो है हमारा 200 mg बीडी। द अवेलेबल डोज ऑफ दिस ड्रग इज 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम इसका अवेलेबल डोज है, तो हम यहाँ पर कितना डोज इस मेडिकेशन का देंगे? ऑप्शन ए 1 टैबलेट, ऑप्शन बी 2 टैबलेट, ऑप्शन सी 3 टैबलेट, ऑप्शन डी 4 टैबलेट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 2 टैबलेट। 0.1 ग्राम का मतलब होता है 100 mg और हमें देना है 200 mg, मतलब हमें 2 टैबलेट देनी होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर ए पेशेंट इज 0.4 mg। डोज अवेलेबल इज 1 mg पर ml। द करेक्ट फॉर्मुलेशन फॉर दिस पेशेंट इज, हमें यहाँ पर मॉर्फिन का डिजायर्ड डोज दिया गया 0.4 mg। हमारे पास जो डोज अवेलेबल है वो है 1 mg पर ml, तो हम यहाँ पर कितना देंगे उस पेशेंट को? ऑप्शन ए 0.4 ml, ऑप्शन बी 0.8 ml, ऑप्शन सी 0.2 ml, ऑप्शन डी 0.3 ml। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 0.4 ml। यह तो बिल्कुल ही सिंपल कैलकुलेशन था। एक mg जो है हमारा 1 ml के अंदर है, तो हमारा कितना रहेगा? 0.4 ml राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। एन अस्थमा पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ व्हीजिंग एंड चेस्ट पेन। व्हाट शुड बी द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस पेशेंट। एक अस्थमा वाला पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में आया है, जिसका कंप्लेन है व्हीजिंग और चेस्ट पेन का। हमें यहाँ पर फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन इस पेशेंट के अंदर कितना देना चाहिए? ऑप्शन ए 2 लीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 5 लीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 10 लीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 15 लीटर पर मिनट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए 2 लीटर पर मिनट। अगर कोई अस्थमा पेशेंट है और प्रेजेंट हो रहा है विथ माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के साथ में, जैसे कि व्हीजिंग और चेस्ट पेन, तो उसके लिए हम O2 फ्लो रेट जो रहेगा वो इनिशियली 2 लीटर पर मिनट जो होगा वो सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इन ए पेशेंट एपिकल पल्स इज 80 पर मिनट एंड रेडियल पल्स इज 65 पर मिनट। आइडेंटिफाई पल्स डेफिशिएंट। हमें यहाँ पर एक पेशेंट का एपिकल पल्स दिया गया 80 बीट पर मिनट और रेडियल पल्स दिया गया 65 बीट पर मिनट। हमें यहाँ पर पल्स डेफिसिट जो है उसे निकालना होगा। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 35। सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि पल्स डेफिसिट को निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एपिकल पल्स माइनस रेडियल पल्स, मतलब 80 माइनस 65 आप करेंगे तो कितना आएगा? 15 बीट पर मिनट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इन ए न्यूबॉर्न अबगार स्कोर इट 1 मिनट इज 7। नर्स फाउंड दैट द बेबीज माउथ कॉर्नर इज स्टेन्ड विद सिक्रेशंस ऑफ मेकोनियम। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। एक न्यूबॉर्न है जिसका अबगार स्कोर 1 मिनट में 7 आया था और नर्स ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कि माउथ कॉर्नर पे स्टेंड है मेकोनियम के सिक्रेशन का, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ऑप्शन ए प्रिपेयर फॉर रेसिसिटेशन, ऑप्शन बी इन्फॉर्म फिजिशियन, ऑप्शन सी परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, ऑप्शन डी परफॉर्म द रूटीन केयर। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया कि जो माउथ कॉर्नर है वहां पर मेकोनियम स्टेंड का सिक्रेशन है, तो वहां पर हमारा एप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा कि हम वहां पर माउथ और नोज का सक्शनिंग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज। डायरिया के मैनेजमेंट में जिंक का क्या फंक्शन रहता है? ऑप्शन ए इंक्रीज एपेटाइट, ऑप्शन बी रिजॉल्व एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ऑप्शन सी मेंटेन हाइड्रेशन, ऑप्शन डी प्रिवेंट इंड्यूरेशन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि मेंटेन हाइड्रेशन। डायरिया के मैनेजमेंट के लिए जिंक सप्लीमेंटेशन देते हैं और जिंक हेल्प करता है टू रिड्यूस द ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ डायरिया, इसीलिए मेंटेन हाइड्रेशन करना हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ए चाइल्ड हैविंग डायरिया शोज sunken eyes and is eagerly thirsty. When milk is provided to the baby, it drinks it eagerly. Which type of dehydration is in this patient? एक चाइल्ड है डायरिया वाला जिसकी sunken eyes है और eagerly thirsty है। जब हम उसे मिल्क प्रोवाइड करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसे ड्रिंक कर लेता है। तो हमें यहाँ पर कौन सी टाइप का डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए माइल्ड डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी सम डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी सीवियर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी नॉर्मल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सम डिहाइड्रेशन। अकॉर्डिंग टू WHO डिहाइड्रेशन को हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करते तो इसके अंदर संकन आइज होती है, एक्सट्रीमली थ्रस्ट होता है, ड्राई माउथ होता है और रेड्यूस्ड यूरिन आउटपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। अकॉर्डिंग टू WHO हमारा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट क्या रहेगा? ऑप्शन ए पुशिंग विथ वाल्सल्वा मैन्योर,
ऑप्शन बी मॉनिटरिंग फिटल हार्ट रेट, ऑप्शन सी पेरिनियल मसाज, ऑप्शन डी इमरजेंसी सी सेक्शन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मॉनिटरिंग फिटल हार्ट रेट। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ FHR जरूरी होता है टू एंश्योर दैट द बेबी इज टॉलरेटिंग लेबर वेल एंड टू डिटेक्ट एनी साइंस ऑफ फिटल डिस्ट्रेस प्रॉम्प्टली। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। A patient is having hyperventilation and CO2 level is below normal range. Priority nursing management in this patient is। एक पेशेंट ही हमारे पास हाइपरवेंटिलेशन वाला है जिसका CO2 लेवल जो है वो बिलो नॉर्मल रेंज है, तो हमारा यहाँ पर प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट इस पेशेंट के अंदर क्या रहेगा? ऑप्शन ए पेपर बैग ब्रीथ, ऑप्शन बी गिव O2 डायरेक्टली, ऑप्शन सी इन्फॉर्म द डॉक्टर, ऑप्शन डी गिव सेडेटिव। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए पेपर बैग ब्रीथ। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट के अंदर पेपर बैग ब्रीथ प्रोवाइड करते हैं और उसका रीजन ये होता है कि इससे क्या होता है, जो पेशेंट एक्सेल कर रहा है CO2 को वो रीब्रीथ करेगा, जिससे क्या होगा उसका CO2 का लेवल जो हमें बिलो नॉर्मल रेंज दिया गया वो इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। हमें यहाँ पर एक ECG स्ट्रिप दी गई है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन ए एट्रियल फ्लटर, ऑप्शन बी एट्रियल फिब्रिलेशन, ऑप्शन सी साइनस टैकीकार्डिया, ऑप्शन डी नॉर्मल साइनस रिदम। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि साइनस टैकीकार्डिया। अकॉर्डिंग टू ECG स्ट्रिप हमारा यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो 120 बीट पर मिनट के अराउंड है, मतलब कि राइट आंसर साइनस टैकीकार्डिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। द बेस्ट पोजिशन फॉर डूइंग लंबर पंक्चर इज। लंबर पंक्चर करने के लिए हमारा बेस्ट पोजिशन कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए लेफ्ट लेटरल, ऑप्शन बी राइट लेटरल, ऑप्शन सी फाउलर पोजिशन, ऑप्शन डी प्रॉन पोजिशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए लेफ्ट लेटरल पोजिशन। लंबर पंक्चर जिसे कि हम स्पाइनल टैप भी कहते हैं, इसके लिए लेफ्ट लेटरल या फिर राइट लेटरल दोनों ही पोजीशंस दी जाती है, लेकिन अगर हम क्लिनिकली देखते हैं तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन कन्वेंशियली प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ नेजल इंट्यूबेशन। नेजल इंट्यूबेशन का हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगा? ऑप्शन ए कॉन्शियस पेशेंट, ऑप्शन बी फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल, ऑप्शन सी पेशेंट विथ लिमिटेड माउथ ओपनिंग, ऑप्शन डी इंट्रा ओरल मास। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल। अगर बेस ऑफ द स्कल हमारा फ्रैक्चर है तो वहां पर नेजल इंट्यूबेशन करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है, क्योंकि हमारा जो ट्यूब है वो फ्रैक्चर साइड से क्रेनियल कैविटी के अंदर एंटर कर सकते हैं, जिससे ब्रेन इंजरी या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की हम बात करेंगे। हमें यहाँ पर एक इमेज दिया गया, आइडेंटिफाई करना है कि यह इमेज कौन सा है। ऑप्शन ए एलिस फॉरसेप, ऑप्शन बी वल्सेलम फॉरसेप, ऑप्शन सी चिटल फॉरसेप, ऑप्शन डी कचर फॉरसेप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए एलिस फॉरसेप। अगर हम बात करते हैं एलिस फॉरसेप के यूज की, तो इसका यूज किया जाता है टिश्यू को ग्रास्प या फिर होल्ड करने में करते हैं।